गरीब ससुराल में बहू की बिरयानी पार्टी। सुहानी किसी स्कूल में रसोइया का काम करती थी। एक रात जब वो स्कूल में खाना बना रही थी, तभी उसके पास एक टीचर आए। सुहानी, तुम्हारा आज स्कूल में आखिरी दिन है। सुहानी बेचारी घबरा गई। बाहर जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेने आए। वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कल से यहाँ क्यों नहीं आओगी। सुहानी जैसे ही बाहर गई तो देखा उसके माँ बाप बहुत हड़बड़ी में थे। बेटे, तू एक नंबर की भुलक्कड़ है। तुझे पता था ना कि आज रात तुझे देखने वाले लड़के आ रहे हैं, फिर भी अभी तक घर नहीं पहुंची। चल जल्दी से। मुझे सब कुछ पता था, मैं तो जानबूझकर नहीं आ रही थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, और आप लोग मेरी शादी करने के पीछे पड़े हैं। बेटी, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, पता नहीं कब ऊपर का टिकट कट जाए। उससे पहले हम तेरे हाथ पीले कर देना चाहते हैं, और तू जो भी करना चाहती है अपने ससुराल में जाकर कर लेना। सुहानी उनकी बात मान जाती है और उनके साथ घर आ गई। घर में राकेश नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ उसे देखने आया था। भाई साहब, बहन जी, हम सच सच बता रहे, हमारी हालत तो आप लोगों से भी ज्यादा बेकार है। हम तो आपसे भी गरीब हैं। भाई साहब, हमारी भी बस किसी तरह जिंदगी कट रही है। आपके बेटे के बारे में पता किया, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो ठीक है, आप लोग सुहानी बिटिया से पूछ लेना, बाकी हमारी तरफ से तो हाँ है। इतना बोलकर लड़के वाले वहाँ से चले गए। खाना पीना खाकर सुहानी का परिवार सो गया, लेकिन सुहानी रात भर अपने माँ बाप के बारे में ही सोचती रही। अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया तो मेरे माँ बाप अंदर से टूट जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैं 10 बार शादी से इनकार कर चुकी हूँ। इस बार सुहानी ने अपने माँ बाप को हाँ कर दी, और कुछ ही दिनों बाद उसकी राकेश के साथ साधारण तरीके से शादी हो गई। शादी करके जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची तो देखा उसका ससुराल उसके मायके से भी गया गुजरा था। बहू, इन टूटी फूटी दीवारों पर अपने हाथ से थापा मारो और अंदर आ जाओ। तो इस तरह उसका गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश के बाद जैसे ही वो अंदर आई, वो घर को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। सुहानी, यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा ससुराल तो तुम्हारे मायके से भी बेकार है। चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं घर ठीक करवा लूंगा। मेरे माँ बाप बार बार शादी के लिए कह रहे थे, तो मैं उनकी बात टाल नहीं सका। अरे कोई बात नहीं राकेश जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ठीक है बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। सामने उस मिट्टी के चूल्हे में ही हम खाना बनाते हैं। ठीक है सासू माँ, आप लोग आराम कीजिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। तो इस तरह सुहानी रसोई घर में जाकर सारा सामान देखने लगी। ये क्या, यहाँ तो सिर्फ थोड़े से चावल, कुछ हरी सब्जियां रखी हुई हैं, सारे मसाले भी खत्म हो गए, सिर्फ ये नमक बचा हुआ है। इससे मैं क्या बनाऊं? इतने में वहां पर उसकी सास आ गई। बहू, चिंता मत करो, हमारी फसल तैयार होने वाली है, फिर राशन की कमी नहीं रहेगी। ये सब सुनकर सुहानी को अंदर से बहुत बुरा लगा। खैर, उसकी सास वहां से चली गई। इधर सुहानी मन ही मन सोचने लगी, पहली बार अपने ससुराल में खाना बनाने जा रही हूँ, और खाने में स्वाद न मिले तो बेकार है। मैं साधारण सब्जी चावल की जगह वेज बिरयानी बना देती हूँ। तभी उसने देखा वहां पर कुछ सूखे लाल मिर्च पड़े हुए थे। उसने लाल मिर्च पीसकर उसमें नमक मिलाया और फिर सरसों के तेल में फ्राई कर दिया। उसके बाद उसने ऊपर से थोड़ा सा तेल, खड़ी लाल मिर्च, चावल और हरी सब्जियां काटकर सब एक ही में डाल दी, फिर पकने को रख दी। मैं नए नए एक्सपेरिमेंट तो अपने स्कूल में भी किया करती थी। उम्मीद है ससुराल वालों को पसंद आएगी ये बिरयानी। तो थोड़ी ही देर में वेज बिरयानी बनकर तैयार हो गई। उसने सबको बिरयानी परोस दी और सब जमीन पर बैठकर खाने लगे। अरे बहू, ये तुमने क्या बना दिया? हमारे घर में तो ज्यादा राशन भी नहीं था। ससुर जी, मुझे बिरयानी बनाने का बड़ा शौक है। हमारी रसोई में जितना भी सामान था, उतने से ही मैंने बिरयानी बना दी। मैं आपको बताती हूँ ये मैंने बनाई कैसे। सुहानी ने बिरयानी बनाने की पूरी विधि उन सबको बता दी। क्या बात है बहू, तुमने तो आते ही हमारा दिल जीत लिया। ये बिरयानी तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही कहा माँ। खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इधर आज राकेश और सुहानी की सुहागरात थी। सुहानी, मुझे माफ कर देना, जल्दी जल्दी में मैंने शादी तो कर ली, पर अरे, आप बार बार इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। अब मैं हर सुख दुख में आपके साथ हूँ, और वैसे भी फसल कटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा अगली सुबह। सुहानी, तुम घर पर ही रहना, मैं, माँ और पिताजी फसल काटने जा रहे हैं। हाँ, आप लोग जाइए, मैं दोपहर को खेतों में खाना लेकर आ जाऊंगी। अरे नहीं बहू, तुम अभी नहीं हो, अभी मत आना। हम लोग दोपहर में थोड़ी देर के लिए खाना खाने आ जाएंगे। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए और खेतों में अपनी फसल काटने लगे। इतने में वहाँ से एक बुजुर्ग इंसान निकला। अरे राकेश, इतने बुढ़ापे में तुम अपने माँ बाप से काम करवा रहे हो, शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है काका? हम लोग अभी अपंग नहीं हो गए कि काम न कर सके।
हाँ काका, राकेश तो हमें काम करने से मना कर रहा था, पर वो अकेले इतनी सारी फसल कैसे काटता। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मजदूर रख सके। अरे मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा था, खैर मुझे क्या करना। इतना बोलकर काका वहाँ से चले गए तो कुछ ही दिनों में सारी फसल कटकर तैयार हो गई। क्या बात है पिताजी, इस बार फसल तो उम्मीद से ज्यादा हो गई। अरे बेटा, तूने मेहनत भी तो इस बार बहुत की है, उसका फल तो हमें मिलना ही था। कल ही बाजार जाकर आधी फसल हम बेच देंगे। उसने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर सरपंच अपने आदमियों के साथ पहुँच गया। अरे ऐसे कैसे बेच दोगे अपनी फसल? ये सारी फसल मेरी हो चुकी है। सरपंच जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुनीम जी, राकेश बेटे को जरा याद दिलाओ, लगता है इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। राकेश, तुमने अपनी शादी के लिए सरपंच साहब से ढेर सारे पैसे उधार लिए थे, वो पैसे तो तुमने अभी तक लौटाए नहीं, उसके बदले हम तुम्हारी सारी फसल ले रहे हैं। अरे सरपंच जी, वो पैसे हम धीरे धीरे करके लौटा देंगे। कल हम जब फसल बेचने जाएंगे तो उसमें से थोड़े पैसे आपको भी दे देंगे। हम कोई भिखारी हैं जो थोड़े पैसे दे दोगे? जितने की तुम्हारी पूरी फसल है उससे ज्यादा पैसे तुम लोग मुझसे ले चुके हो। चुपचाप ये सारी फसल मुझे दे दो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सब जानते थे कि वो सरपंच बड़ा खतरनाक है, इसलिए घर आने के बाद, देखो राकेश बेटा, उस सरपंच से पंगा लेने में हमारा नुकसान ही है। भले ही वो खतरनाक है, लेकिन मुसीबत के वक्त उसने हमारा साथ दिया था। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो आगे हमारी कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है राकेश, इस साल की सारी फसल हमें उस सरपंच को देनी ही पड़ेगी। दूर से सुहानी भी उनकी बातें सुन रही थी। इन लोगों की हालत तो मेरे मायके वालों से भी खराब है। मैं तो इनके बीच में कुछ बोल नहीं सकती, जो इन्हें सही लगेगा वही करेंगे। तो अगले ही दिन उन लोगों ने अपनी सारी फसल सरपंच को दे दी। सरपंच साहब, हमारे घर में राशन खत्म हो गया, इनमें से थोड़े से चावल हमें दे देते तो भला हो जाता हमारा। ठीक है राकेश, तुम अपनी गांव के हो, इसीलिए 10 किलो चावल तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ये भी उधार रहा। ठीक है सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 किलो चावल लेकर राकेश घर लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद वो बड़ा उदास रहने लगा था। रात में फिर से सुहानी ने बिरयानी बनाई और खाना पीना खाने के बाद, माँ, पिताजी, सुहानी, इस बार मैं बहुत खुश था क्योंकि इतने सालों बाद हमारे खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई थी। सोचा था इस बार हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, कोई नया कारोबार भी शुरू कर दूंगा, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेटा, हमने सरपंच जी से उधार लिया था तो वो तो वापस लौटाना ही था, उसके साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। खाना पीना खाकर सब सो गए। अगली सुबह राकेश तैयार होकर कहीं बाहर जाने लगा। बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? माँ, देखता हूँ कहीं छोटा मोटा काम मिल जाए तो कर लेता हूँ कुछ दिनों तक, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो खेतों में काम कैसे शुरू करेंगे हम? ये 10 किलो चावल कब तक चलेंगे? इतना बोलकर राकेश वहाँ से चला गया। चलते चलते वो गांव के बाहर पहुँच गया। हमारे गांव में हर कोई खेती करता है, खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। चौराहे तक जाकर देखता हूँ, किसी होटल में या कोई दुकान पर काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। चलते चलते वो किसी ढाबे पर पहुँच गया और काम मांगने लगा, लेकिन अरे राकेश, मेरे ढाबे पर तो मेरे 2 साले, एक मेरे मामा का लड़का, एक मेरी बुआ का लड़का, यही सारे लोग काम करते हैं। बाहरी लोगों को मैं रखता नहीं हूँ। और तुम्हारी तो अच्छी खासी खेती थी, काम करने की क्या जरूरत है? अब क्या बताऊँ आपको काका, खैर कोई बात नहीं, दूसरी जगह देख लेता हूँ। राकेश दूसरी जगह गया, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई काम नहीं मिला। ऐसा कई दिनों तक वो काम ढूंढता रहा, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। एक रात उसके माँ बाप अकेले में आपस में बात कर रहे थे। लगता है हमने गलती कर दी अपने बेटे की शादी करके। बेचारा दिन रात परेशान रहता है, मुझसे उसकी परेशानी नहीं देखी जाती। अब जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते, मुझे भी बुरा लगता है, वो दुखी रहता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दूर से राकेश और सुहानी ने उन दोनों की बातें सुन ली। बेचारी सासू माँ और ससुर जी आपको लेकर बहुत परेशान रहते हैं। हाँ सुहानी, लेकिन मैं भी कर क्या सकता हूँ? मैं इस घर की इकलौती औलाद हूँ, गांव छोड़कर शहर भी नहीं जा सकता कमाने। अगली सुबह राकेश अपने खेतों के किनारे जाकर बैठ गया। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा, मेरी वजह से सुहानी भी परेशान रहती है। इतने में वहाँ पर भागते हुए उसी गांव का एक लड़का गौरव आ गया। अरे राकेश, तू यहाँ बैठा है, जल्दी से अपने घर जा, तेरे माँ बाप बेहोश हो गए हैं। क्या? हाँ जल्दी से पहुँच। राकेश भागते हुए अपने घर पहुंचा तो देखा सुहानी अपने सास ससुर को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। सासू माँ आंखें खोलिए, ससुर जी आंखें खोलिए। सुहानी, क्या हुआ इन दोनों को? पता नहीं राकेश जी, हम लोग इस घर की परेशानियों को लेकर बात कर रहे थे,
बात करते करते अचानक ये दोनों बेहोश हो गए। जल्दी से डॉक्टर साहब के पास लेकर चलना पड़ेगा। इतने में गौरव अपनी बैलगाड़ी लेकर आ गया। किसी तरह राकेश और सुहानी उन दोनों को गौरव की बैलगाड़ी पर अस्पताल लेकर चले गए। डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया, तब जाकर उन्हें होश आया। अब आप दोनों को कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर साहब, अब हम लोग ठीक है, लेकिन हम अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। हमने तो सोचा था हमारी आंखें ही नहीं खुलेंगी, लेकिन शायद भगवान हमें और भी तकलीफ में देखना चाहता है। आप दोनों ऐसी बातें मत कीजिए। राकेश बेटा, तुम जरा मेरे साथ चलो। डॉक्टर साहब राकेश को लेकर उस वार्ड से बाहर आ गए। देखो राकेश, तुम्हारे माँ बाप को पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है, तुम समझते क्यों नहीं? हाँ डॉक्टर, इसी डर की वजह से तो मैंने शादी की है, लेकिन फिर से हमारे परिवार में इतनी परेशानी आ गई जिससे परेशान होकर शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। देखो राकेश, जल्दी से 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। इनका लगातार 3 महीने तक इलाज करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है रात में ये दोनों सो जाएं और सुबह आंख ही ना खुले। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत बोलिए, आप उनका इसी वक्त से इलाज करना शुरू कर दीजिए। मैं भी जाता हूँ पैसों का इंतजाम करने। इतना बोलकर राकेश वहाँ से भाग गया। सुहानी ने उन दोनों की बातें सुन ली। हे भगवान, जब से मैं ससुराल आई हूँ दुख और तकलीफें ही देख रही हूँ। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? क्या वापस उसी स्कूल में जाकर काम करना शुरू कर दूं? वहीं दूसरी तरफ राकेश बेचारा भागते हुए सरपंच की हवेली गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। सरपंच जी, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, वरना मेरे माँ बाप मर जाएंगे, उनका इलाज कराना है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे माँ पिता दिल के मरीज हैं, लेकिन 2 लाख जैसी इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? सरपंच जी, मेरे खेत कुछ भी गिरवी रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ सरपंच जी, राकेश सही कह रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बदले आप इसका घर और खेत गिरवी रख लीजिए। अगर पैसे नहीं दे पाया तो इसका घर और खेत हमारे हो जाएंगे। लगता है मुनीम सही कह रहा है। मुझे तो पूरा यकीन है कि 2 लाख जैसी बड़ी रकम ये मुझे कभी वापस कर नहीं पाएगा, इसीलिए वो खेत और घर मेरा हो जाएगा। मेरे तो बहुत पहले से ही नजर थी इसके खेतों पर, बहुत अच्छी खेती होती है इसके खेतों में। क्या हुआ सरपंच जी, इस बार आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए अभी दे दूंगा, लेकिन अगर 2 महीने के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे घर और खेत मेरे हो जाएंगे। शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना जाकर किसी और से मदद लो। अब राकेश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने सरपंच की बात मान ली। उसने तुरंत कागजों पर दस्तखत किए और 2 लाख रुपए लाकर अस्पताल में जमा कर दिए। लगातार 15 दिनों तक उसके माँ बाप का वहीं अस्पताल में इलाज चलता रहा। उसके बाद अब आप अपने माँ बाप को लेकर घर जा सकते हो, लेकिन समय पर इन्हें दवाइयां देते रहना और हफ्ते में 1 बार अस्पताल लाकर इनका चेकअप कराते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी वक्त राकेश अपने माँ बाप को लेकर घर आ गया। सुहानी ने खाना बनाकर उन्हें खिलाया और फिर दवाई भी खिला दी। बेटा, तूने हमारे लिए घर और खेत दोनों गिरवी रख दिए, वो भी सिर्फ 2 महीनों के लिए। इतनी जल्दी 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा? घर खेत ना रहे तो चलेगा, लेकिन आप दोनों ही अगर ना रहे तो मैं जीकर क्या करूंगा? बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब ज्यादा मत सोचिए, वरना फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। अब राकेश अपने माँ बाप के सामने तो खुश रहता था, लेकिन अकेले खेतों के किनारे बैठकर रोता रहता था। हे भगवान, अगर 2 लाख का इंतजाम नहीं हुआ तो हमारे खेत और घर सब चले जाएंगे। जिस दिन घर और खेत मेरे हाथ से चले गए उस दिन मुझे डर है कहीं फिर से मेरे माँ बाप को दिल का दौरा ना पड़ जाए। कितने लोगों से उधार पैसे मांग चुका हूँ, कोई तैयार नहीं है देने को। किसी तरह उसने अपने आंसू पोंछे और घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह सुबह उस गांव में लाउडस्पीकर के जरिए एक ऐलान हुआ। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों ध्यान से सुनो, सुबह 10 बजे हमारे गांव में ब्लॉक प्रमुख दौरा करने वाले हैं। हमारे गांव के लोगों की और यहाँ की तरक्की को लेकर चर्चा करेंगे। उन्हें खाने का बड़ा शौक है, तो जो भी महिला सबसे अच्छा खाना बनाएगी उसे रोजगार के लिए ब्लॉक प्रमुख की तरफ से लोन भी दिया जा सकता है। ये सुनकर सुहानी के अंदर एक नई उम्मीद जागी। वो तुरंत भागकर अपनी रसोई में आई तो उसकी उम्मीद तुरंत टूट गई। मेरी रसोई में तो चावल के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। एक मौका मिला था, वो भी हाथ से चला जाएगा। तभी उसके पास राकेश आया। सुहानी, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, तुम उनके लिए खाना मत बनाना, वरना लोन तो छोड़ो, पूरे गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती जरूर हो जाएगी। ठीक है, मैं गांव वालों के सामने तो नहीं, लेकिन उन साहब के लिए अपने घर में पार्टी जरूर रखूंगी। अकेले में उन्हें मेरी बिरयानी जैसी भी लगेगी वो बता देंगे। अकेले में तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी ना। सुहानी, वो इतने बड़े अधिकारी हैं, हमारे टूटे फूटे घर में क्यों आएंगे वो? देखिए, मैं उनके लिए बिरयानी पार्टी जरूर रखूंगी, फिर वो आए चाहे ना आए। एक आखिरी मौका हमें मिला है, वो मैं नहीं गंवाना चाहती। उसी शाम सुहानी अपने मायके चली गई। बेटी, इस बार मैंने सब्जियों की खेती की थी। हमारे खेतों में गाजर, शिमला मिर्च, पालक, हरी मिर्च, गोभी, यही सब उगा है। बाकी अनाज में चावल है और
अरहर की दाल मिल जाएगी। अरे वाह, इतने में तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है पिताजी, मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। कैसी बातें कर रही हो बेटी, ये सब तुम्हारा ही तो है, जो मन करे उठाकर ले जाओ। सुहानी ने अपने ससुराल वालों की परेशानी अपने माँ बाप को नहीं बताई और सारा सामान लेकर रात में घर लौट आई। सुबह उठकर वो ब्लॉक प्रमुख के लिए बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगी। आज मेरे पास आखिरी मौका है, कुछ अलग करना पड़ेगा। सुहानी ने शिमला मिर्च को बारीक गोल गोल काटा और लकड़ी में लपेट दिया। फिर उसे बेसन में डुबोकर फ्राई करने लगी। फिर उसने गोभी के बड़े बड़े टुकड़े काटे, बेसन में डुबाए, उसे भी फ्राई कर लिया। फिर हरी मिर्च और काली मिर्च पीसकर उसमें नमक और कुछ मसाले डालकर एक नए तरीके का मसाला भी तैयार कर लिया। फिर उसने अरहर की दाल को उबाला, उसका सारा पानी निकालकर सरसों के तेल में उसे भी फ्राई कर लिया। फिर चावल भी उबाल लिए। चलो, सारा आइटम अलग अलग तैयार हो चुका है, अब बारी है सबको मिक्स करने की। फिर उसने कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल डाला, फिर उसमें वही उबले हुए चावल, उसके ऊपर फ्राई की हुई दाल, मसाले सब डालकर अच्छे से मिक्स किया और पकने के लिए रख दिया। लाल मिर्च से उसने लाल चटनी और हरी मिर्च से हरी चटनी भी बना ली। ये सारा आइटम देखकर उसके सास ससुर दंग रह गए। क्या बात है बहू, इस तरह की बिरयानी हमने न कभी देखी न कभी सुनी। वहीं दूसरी तरफ गांव के अंदर ब्लॉक प्रमुख आ चुके थे। गांव की सभी औरतें बारी बारी उन्हें अलग अलग पकवान खिलाने लगी। खाना तो आप सबने बहुत स्वादिष्ट बनाया, लेकिन इसमें कुछ नयापन नहीं लगा मुझे। मैं सोच रहा था कुछ ऐसा मिले जो सबसे अलग हो, ताकि उससे एक नया बिजनेस शुरू किया जा सके। आप लोग तो जानते ही हैं, मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। इतने में वहां पर भागती हुई सुहानी भी आ गई। सर, मैंने अपने घर में आपके लिए पार्टी रखी है। ये लो, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और सांप के लिए पार्टी रखी है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ठीक है बेटी, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सुहानी खुशी खुशी वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद अधिकारी जैसे ही उनके घर आए तो बिरयानी देखकर दंग रह गए। ये तुमने क्या बनाया बेटी? ऐसी रंग बिरंगी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। महक भी बहुत अच्छी आ रही है। साहब, हमारी बहू को नए नए तरीके की बिरयानी बनाने का बहुत शौक है। ये बिरयानी इसने खास आपके लिए बनाई है। हाँ सर, ये वेज बिरयानी मैंने खास आपके लिए पहली बार बनाई है। ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। बस ऐसा ही कुछ तो मैं ढूंढ रहा था, इसीलिए तो मैं इस गांव में आया था। बाकी बातें बाद में करेंगे। इस बिरयानी की महक इतनी अच्छी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उस अधिकारी ने तुरंत बिरयानी खाना शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर में ही सारी बिरयानी खा गए। क्या बात है बेटी, मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत बड़े बड़े शेफ काम करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं बनाया कि मेरी आत्मा भर जाए। आज मेरी आत्मा भर गई, मैं तुम्हें लोन देने को तैयार हूँ। उन पैसों से तुम इसी गांव में रेस्टोरेंट खोलो, बस मुझे 20% हर महीने देती रहना उस लोन के बदले। उस अधिकारी की बात सुनकर राकेश, सुहानी और उसके सास ससुर की खुशी का ठिकाना न रहा। तुरंत पैसे देकर वो अधिकारी वहाँ से चला गया। सुहानी, तुम्हारी जैसी पत्नी अगर हर किसी को मिल जाए तो कोई भी दुखी न रहे। कल से ही मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी करता हूँ। अगले ही दिन उसने घर के एक हिस्से को तोड़कर रेस्टोरेंट बनाना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर ही रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन उस ब्लॉक प्रमुख ने अपने हाथों से किया। अब सुहानी नए नए तरीके की बिरयानी बनाने लगी और ग्राहक दूर दूर से आने लगे। सुहानी, कुछ ही दिनों में दूर दूर से लोग आने लगेंगे। ये सब हमारी बहू की वजह से हो पाया है। अब जल्दी से उस सरपंच के पास पड़ा हमारा घर और खेत वापस ले लेते हैं। कुछ ही दिनों में राकेश ने अपना घर खेत भी सरपंच से वापस ले लिए और सब खुशी खुशी रहने